वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं मैक्रोलॉजी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैक्रोलॉजी के बारे में, उसके स्कोप के बारे में, एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में और हर बार की तरह मैं आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट लेके आई हूँ। तो जो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो 12th में हो या फिर वो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो यूजी या पीजी के लिए और अपने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इससे पहले हमने आपसे बहुत सारी वीडियोस डिस्कस की है, जिसमें हमने हमारा पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। इसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ जाना है और इसके बाद हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ा है, जिसमें हमारे काफी ज्यादा लेक्चर हो चुके हैं एग्रोनॉमी के बारे में और उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट में जा करके और एग्रोनॉमी में जा करके मेरे सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप उसे क्लियर कर सकते हैं। आपका फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, जो कि हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के बारे में हम जान लेते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान आपकी एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंतर्गत हम लोग वायुमंडल की स्टडी करते हैं। हमारा जो वायुमंडल होता है, मतलब जो भूमंडल से ऊपर की सतह होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा रही थी और ये मेट्रोलॉजी में कहाँ से। तो मेट्रोलॉजी भी आपका एक ब्रांच होती है एग्रीकल्चर में ही, जिसको हम हिंदी में मौसम विज्ञान कहते हैं। अगर हमारे पास मौसम की पूर्व जानकारी नहीं होगी या उसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं होगा, तो हम लोग अपनी कृषि जो है वो सफलतापूर्ण नहीं कर पाएंगे। कभी भी अगर हमें कोई उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं, कब बारिश होगा, कब सीजन का चेंजमेंट आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है, तो इससे हमारी कृषि पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए मेट्रोलॉजी को भी हमारे कृषि का एक अभिन्न अंग माना गया है। मेट्रोलॉजी जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का है, ग्रीक वर्ड होता है। मेट्रो का मतलब होता है above the earth, above the earth surface, मतलब जो भी चीजें हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर हो रही, वायुमंडल में हो रही, उसके बारे में। और लॉजी का मतलब होता है लॉजी, या फिर हम इसको लॉगस कहते हैं। लॉगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस, मतलब इस विज्ञान का के बारे में जानकारी हासिल करना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित करना। वायुमंडल की संबंधित शाखा होती है आपकी मेट्रोलॉजी, जिसका अध्ययन हम करते हैं मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम अभी आप इसके बारे में, इसके स्कोप्स में देख ही रहेंगे कि इसका क्या क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका मेट्रोलॉजी का शब्द है उसकी शुरुआत हुई थी ग्रीक वर्ड से मेट्रोस। मेट्रोस का मतलब होता है अबव द अर्थ सरफेस, या फिर ऐसी चीजें जो कि अबव या लोअर द एटमॉस्फेयर होती है, उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी या फिर एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए। द मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी is the study of lower atmosphere or things up above the earth is known as meteorology। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ये इसकी सबसे छोटी सी डेफिनेशन है। इसके बाद एक डेफिनेशन दी थी हमारे एक साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल, जिन्होंने मेट्रोलॉजी को डिफाइन किया एज अ स्टडी ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर में आपका क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपका वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन सब के बारे में अध्ययन करना। ये तो इनकी दी गई एक परिभाषा थी, ये एक साइंटिस्ट थे। और हम और सबसे पहले जो मेट्रोलॉजी का शब्द था वो भी इनके द्वारा दिया गया था। फर्स्ट टाइम वर्ड गिवन बाय हिम। इनके द्वारा मेट्रोलॉजी का शब्द सबसे पहली बार दिया गया था। इसके बाद एक और परिभाषा है, इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमेनास। especially those phenomena which we called collectively as weather and climate। और इसके अंतर्गत हम मौसम के या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, जिसमें आपका पहला स्कोप है सेफ एविएशन। एविएशन का मतलब होता है सुरक्षित उड़ान। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट करने का कोई भी सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसमें पायलट को सही डायरेक्शन की का पहले से ही आइडिया होना चाहिए। अगर उसको सही डायरेक्शन ही नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है, तो फिर वो सेफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर पाएगा। तो उसे उचित डायरेक्शन का पता होना चाहिए, जिसकी सहायता से वो किसी भी एक्सीडेंट से दूसरे लोगों को और अपनी सुरक्षा भी कर सकता है। तो इस वजह से इसका पहला स्कोप होता है सेफ एविएशन, मतलब सुरक्षित उड़ान। दूसरा स्कोप देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्लानिंग। इंडस्ट्रियल प्लानिंग, जब भी हम कोई भी इंडस्ट्री का सेटअप करते हैं तो उससे करने से पहले हम देखो, पहली बात तो ये मेट्रोलॉजी की बात हो रही है, तो जब हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहीं पे भी इंडस्ट्री का सेटअप करते हैं तो उस दौरान हमें उस पार्टिकुलर एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि हम जहाँ पे भी सेटअप डालने जा रहे हैं वहाँ का वेदर क्या होगा, वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस कैसी, उन सब के बारे में पहले से हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताऊंगी कि कॉटन इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में इसका प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें पहले से ही महाराष्ट्र के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। उसी के बाद ही हम वहां पे प्लांट सेटअप कर पाएंगे। तो अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, अगर हमने वहां के जो मतलब समुद्र के आसपास इंडस्ट्री प्लांट करी तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो हमें प्रॉपर क्लाइमेट और वेदर का अंदाजा होना चाहिए इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तीसरा हमारा है फिशरी इंडस्ट्री।
फिशरी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है वेदर का। अगर हमें समय-समय पे वेदर की जानकारी नहीं मिलेगी, तो हमारे मछुआरों को बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। और जो भी ऐसे हैं जो मछुआरे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो अगर मछली पकड़ने जा रहे हैं और उन्हें वेदर के बारे में जानकारी नहीं कि कब हैवी टाइड्स आ सकती है, कब बारिश हो सकती है या कब वेदर में चेंजमेंट आ सकते हैं। तो उनको नहीं पता है तो वो किसी भी एक्सीडेंट को फेस करने के चांसेस बढ़ जाएँगे और वो अच्छे से फिशरी अपना फिशिंग नहीं कर पाएँगे। तो इसकी वजह से पहले मौसम विभाग से इस जानकारी को ले लेना है कि कब उन्हें फिशिंग करने के लिए जाना चाहिए और कब नहीं। तो इसीलिए वेदर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ओशियंस में या उसके फिशरीज फिशिंग करने जा रहे हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि आज का वेदर कैसे रहने वाला है। चौथा है एनिमल प्रोडक्शन। फिश और मिल्क के उत्पादन के लिए वेदर पे ही निर्भर होना पड़ता है। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री में भी मेट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा ये मौसम के आधार पे भी निर्भर करता है। पांचवा है हमारा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। कैसा वेदर होने वाला है, बारिश तो नहीं होने वाली है या मॉइस्चर स्ट्रेस जैसी कंडीशन है या नहीं है, तो इस सब का अंदाजा हमें पहले से ही होना चाहिए। पता चला हम इरिगेशन देने जा रहे हैं और बारिश हो गई तो कोई मतलब भी नहीं है, या फिर कोहरा पड़ने वाला तो कोहरे से पड़ने से पहले ही हमें इरिगेशन देना है। तो इसका आइडिया हमें मौसम विज्ञान द्वारा ही मिलेगा कि इरिगेशन हम उसी के अनुसार ही देंगे। और हम अगर वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो डैम का कंस्ट्रक्शन, डैम वगैरह बांध वगैरह बनाते हैं या हम लोग बड़े-बड़े पुल बनाते हैं तो उसके लिए हमें पहले से मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ऑब्जर्वेशन डाटा ले लेना चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो सके और किसी भी तरह की किसी भी इंसान को हानि ना हो, किसी का लॉस ना हो। फिर है हमारा 6 पॉइंट है लैंड यूज प्लानिंग। लैंड यूज प्लानिंग अगर हम कोई भी भूमि के टुकड़े पे कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या हम उसको किसी भी काम में ले रहे हैं तो उससे पहले हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उसकी सॉइल टाइप, उसका टोपोग्राफिकल जोन्स कैसी है, उसका टोपोग्राफी ले लेनी चाहिए जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा वहां के वेदर का और क्लाइमेटिक चेंज का। सातवां है हमारा ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ जैसे मतलब आपको पता ही होगा कि हम जो लोग महाराष्ट्र और इधर साइड रहते हैं तो उनको जरूरत नहीं होती है स्वेटर वेटर गर्म कपड़ों की, लेकिन हम लोग को क्या है कि हम हमारे यहाँ जैसे हम लखनऊ की बात करें तो सर्दी के सीजन में हमें गर्म कपड़ों की जरूरत होती है और हम लोग किसी गर्मी वाली जगह पे रहते हैं तो हमें स्वेटर वगैरह की जरूरत ही नहीं, और पहाड़ों पे जाएंगे तो इससे ज्यादा हमें गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो उसी हिसाब से हम क्लोथिंग भी अपना तय करते हैं। दूसरा हाउसिंग, जिस एरिया में जैसे-जैसे जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोग उस स्ट्रक्चर के घर बनाते हैं। पहाड़ों पे घरों में पंखे तक नहीं लगे होते क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से वो हाउसिंग अपना हाउस की प्लानिंग करते हैं, कैसा उन्हें हाउस चाहिए। और वैसे ही उनका फूड का हैबिटेट भी हो जाता है। अलग-अलग जगह की अलग-अलग चीज़ें फेमस होती हैं। तो एरिया वाइज़ ह्यूमन का लाइफ़स्टाइल जो है वो बदलता है ड्यू टू मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। फिर हमारा सेफ नेविगेशन, नौका विहार जिसे हिंदी में कहते हैं। तो मौसम विज्ञान के द्वारा हमें उनकी ऑब्जर्वेशन समय समय की सुनते रहना चाहिए जैसे कि हैवी टाइड से इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। नौका विहार करने कोई जा रहा है तो उससे पहले उसको उस एरिया के या उस कोई जो घटना मेट्रोलॉजिकल के हिसाब से घटने वाली है उसके बारे में पहले से अवेयर होना पड़ेगा ताकि उसको हैवी टाइड का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हमारा ह्यूमन हेल्थ, मतलब जैसे मौसम समय समय पे बदलता है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, और सर्दी गर्मी के चेंज होने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस की डिसीज भी ह्यूमंस को हो जाती हैं। जैसे सर्दी गर्मी की वजह से जुकाम हो गया, बुखार हो रहा है, तो हम उसी के हिसाब से पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ भी
इस पे निर्भर होती है। लास्ट है हमारा कॉमर्स। मतलब अगर हमें ट्रेडिंग करना है जहाँ पे सर्दी होती है तो वहां पे सर्दी वाले कपड़े की जरूरत पड़ेगी, उसकी ट्रेडिंग हो गई। या जहाँ पे गर्मी हो रही तो गर्मी वाले कपड़ों की ट्रेडिंग हो गई। तो हमारा ट्रेडिंग भी मैक्रोलॉजिकल फैक्टर्स के आधार पे ही निर्भर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या होती है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो बच्चा यूजी और पीजी सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो बच्चा मेरा बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। उसमें मैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, मॉक टेक्स्ट प्रोवाइड कराऊंगी, पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी और 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। तो जो बच्चा भी मेरा ये बैच ज्वाइन करना चाहता है मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है अपने पूरे नाम सिटी के साथ। अगर आप किसी कारणवश बैचेस नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास पैसे की का अभाव है, तो आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए। मेरे ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर की में क्रॉप लगाने के 3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा सॉइल हो गया, दूसरा हमारी क्रॉप या प्लांट हो गया, तीसरा हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। जिसमें कि एटमॉस्फेयर आपका सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फैक्टर है। तो इसी कॉम्प्लेक्स फैक्टर को आज हम समझेंगे। एग्री लिखा है, एग्रीकल्चर से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम कृषि से रिलेटेड मौसम विज्ञान की बात करेंगे। इज एन अप्लाइड साइंस which use the principle of the science of meteorology for better ment of agricultural साइंस। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी वो साइंस होती है जिसके अंतर्गत हम अपनी कृषि को सुधारने के लिए हम मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमारी क्रॉप या हमारे पशु पक्षी कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। उसके साथ हम उसके फिजिकल प्रोसेस के बारे में भी इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा इसका मेट्रोलॉजी का हमारे एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा, बहुत ही मजबूत हिस रोल है, जिसकी सहायता से हम पहले से ही ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी फसल कौन से क्लाइमेटिक जोन में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हम वही चुनाव करके अपने फील्ड पे उसको लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे फार्मर्स यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके स्कोप देख लेते हैं हम लोग। पहला है करेक्टराइजेशन of agricultural climate for determining crop growing season। हम अपनी फसल को एग्रीकल्चर क्लाइमेट को उस तरीके से बांटेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी क्रॉप ग्रोइंग का सीजन क्या होने वाला है। इसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा सोलर रेडिएशन हो गया, विंड की स्पीड कितनी है और ह्यूमिडिटी क्या होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी क्रॉप ग्रोइंग डिपेंड करती है। फिर हमारा दूसरा स्कोप हुआ क्रॉप प्लानिंग। क्रॉप प्लानिंग
फॉर स्टेबिलिटी इन प्रोजेक्शन। पहले से अगर हम मेट्रोलॉजिकल जानकारी हासिल करके क्रॉप की प्लानिंग की एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हमारे जो प्रोजेक्शन है वो एक स्टेबल होता है, मतलब हमें फसल का जो रिस्क होगा क्रॉप फेलियर होने का वो कम हो जाएगा क्लाइमेटिक फैक्टर की जानकारी होने के बाद, ताकि हम हैवी रेनफॉल या फिर हवा, जो बहुत ही तेजी से हवा चल रही है, उससे हम पहले से ही अर्लियर प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हमारी फसल किसी भी नुकसान से बच जाएगी। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगाएंगे, जो कि हमारे सूखा के प्रति रेजिस्टेंट रहेगी, जिससे जो कि हमारे क्रॉप प्लानिंग के लिए हमारी इजीली हो जाएगा हमारे आउटपुट को जनरेट करने के लिए, और हमारी फसल की भी स्टेबिलिटी होगी। तीसरा है हमारा क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट ऑन वेदर बेसिस। बहुत सारे मेजर्स होते हैं, जैसे कि आपके सीड सोइंग, प्लगिंग करना या इंटरकल्चर ऑपरेशन, आपका फर्टिलाइजर कैसे एप्लीकेशन होगा, इरिगेशन हम कब कब कौन कौन से समय पे देंगे, या हमारी हार्वेस्टिंग तक। हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फिर जैसे कि अगर आपने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का कोई समय निर्धारित किया है और उस समय वर्षा आपकी 1 mm पर डे के हिसाब से कम हो गई हो, और हवा की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा हो रही हो, और सॉइल का मॉइस्चर टेम्परेचर 13 से 18 डिग्री सेल्सियस हो, तो फिर आप अपने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के टाइम को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फिर हमारा चौथा स्कोप होगा क्रॉप मॉनिटरिंग। क्रॉप मॉनिटरिंग के माध्यम से हम अपनी फसल की हेल्थ और उसके ग्रोथ स्टेटस को चेक कर सकते हैं, जो कि मेट्रोलॉजिकल टूल के यूज करने के बाद ही हम ये पॉसिबल होगा। इन टूल्स में जैसे आपका ग्रोथ मॉडल्स हो गया, ग्रोथ मॉडल्स, वाटर बैलेंस टेक्निक्स, और आपकी रिमोट सेंसिंग, इन सब के माध्यम से हम अपनी क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा रिसर्च इन क्रॉप क्लाइमेट रिलेशनशिप। जो हमारे मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो फसल मौसम के बीच का जो रिलेशन होता है उसके बारे में भी अध्ययन इसमें कर सकते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी में। इसके बाद है हमारा क्लाइमेटिक स्ट्रीमाइट्स एंड मैनेजमेंट। इसमें जैसे कि अगर आपको पहले से ही क्लाइमेट में जो एक्टिविटीज घटने वाले होंगे उसका एक अनुमान पता चल जाएगा, जैसे कि बाढ़ आने की संभावना या सूखा पड़ने की संभावना, फॉग होने की संभावना, तो उसके बारे में आप पहले से अवेयर हुए रहेंगे, तो इसमें आपको मदद मिलेगी। सातवां है आपका सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन जैसे कि हम अपना किस तरह की हमारी मिट्टी होगी, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और उस एरिया में किस तरह से हवा का बहाव है, तो उसकी सहायता से आप सॉइल का फॉर्मेशन, वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पर जहां पे भी सॉइल का फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही होगी तो आपको इन सारे फैक्टर से सॉइल फॉर्मेशन होने में भी हेल्प होगी। आठवां पॉइंट है लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन। हमारे पशु की हेल्थ और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी क्लाइमेटिक फैक्टर पे ही निर्धारित होगा। लास्ट है हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड फायर प्रिवेंशन।
अगर हमें मौसम का पहले से ही अनुमान रहेगा तो जो जंगलों में लगने वाली आग है हम उससे उनको बचा सकेंगे। इसके बाद हर बार की तरह हम आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट लेके आए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। बोनस में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इसकी स्थापना हुई थी पुणे में। ये पुणे में है। इसके जो इस समय करंट में डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है मृत्युंजय मोहन पात्रा। और इस आईएमडी को 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में बांटा गया है अंडर द डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स, जो कि स्थापित हैं आपके। पहला है आपका चेन्नई में, दूसरा है आपका गुवाहाटी में, कोलकाता, मुंबई, नागपुर एंड न्यू दिल्ली। और हर एक स्टेट कैपिटल में आपको एक रिसर्च सेंटर मिलेगा। अगर मैं यूपी की बात करती हूँ तो यहाँ पे जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि आईसीआर से एफिलेटेड हैं, उनमें सब में खुद का एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। लखनऊ में आपका आईआईएसआर में एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो अपना पूरा डाटा प्रेजेंट करता है। तो बच्चों, बोनस में आपके लिए इतना ही था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।